हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 4 फॉर द चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 तक सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो थे इस चैप्टर के वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब हम आ रहे हैं असर्शन एंड रीज़न और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे इसी चैप्टर के लिए। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसके मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं और अभी असर्शन एंड रीज़न और केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखकर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए, तो असर्शन एंड रीज़न में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? असर्शन बोल रहा है ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड। तो बिल्कुल सही बात बोली है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। जब भी शेयर्स को कैंसिल करते हैं, फोरफीट करते हैं, तो हमारे शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। रीजन क्या बोला है? शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फोरफीटेड शेयर्स। एग्जैक्टली, जब फोरफीचर की एंट्री करते हैं तब हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो उतने अमाउंट से हमारा शेयर कैपिटल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली आपका क्या हो जाएगा? बोथ assertion A and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो क्लियरली हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही, A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन क्या बोल रहा है? ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक मैक्सिमम लिमिट दी होती है, एक मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि कंपनी कितना शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। तो असर्शन तो बिल्कुल परफेक्ट है। Authorized capital is the amount stated in the capital clause of the memorandum of association of a company with which the company is registered and is entitled to issue shares of that much amount and number। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल परफेक्टली सही बोले गए हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इजी था ये भी। क्वेश्चन 3, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज टू इशू फुली पेड बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। बिल्कुल परफेक्ट बोला है। ठीक है, फुली पेड बोनस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं किस चीज़ को यूज़ करके? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज़ करके। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेस, जिनमें से एक पर्पस क्या है? इशूइंग ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। आया समझ में? तो बिल्कुल परफेक्ट है दोनों, असर्शन रीजन दोनों परफेक्ट और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ए। क्वेश्चन 4, pro rata allotment is proportionate allotment where applicants are allotted less number of shares than applied for। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो pro rata allotment क्या होता है? जब ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो जाती है कंपनी को, लेकिन अलॉटमेंट के लिए कम शेयर्स होते हैं, तब हम pro rata बेसिस पे अलॉटमेंट करते हैं। तो असर्शन तो परफेक्ट है। रीजन, द बैलेंस ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट्स इज एडेड टू द शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, तो रीजन करेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों इंडिविजुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों में रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्लियरली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन 5, इफ अ कंपनी डज नॉट रिसीव द अमाउंट कॉल्ड बाय इट ऑन शेयर्स इट कैन फोरफीट द शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बिल्कुल सही बात बोली है। अगर कंपनी ने जितना पैसा बुलवाया शेयर होल्डर से वो नहीं मिला, तो कंपनी अगर एओए ने ऑथराइज किया है तो वो शेयर्स को फोरफीट कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो असर्शन परफेक्ट है। रीजन क्या बोल रहे हैं? फोरफीटेड शेयर्स कैन बी री इशूड बाय द कंपनी ऑन द टर्म्स डिसाइडेड बाय इट। ठीक है, तो रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों इंडिविजुअली सही स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, शेयर्स कैन बी इशूड टू एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने देखा एम्प्लॉयज को शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं एज ईसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स। शेयर्स कैन बी इशूड टू पब्लिक एट अ डिस्काउंट, लेकिन पब्लिक को कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। तो क्लियरली यहाँ पर आपका असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पर दिखाते हैं बैलेंस शीट में। बिल्कुल परफेक्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आता है ये।
रीजन क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आपस में इनमें रिलेटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो यहाँ पे क्लियरली आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, काफी इजी लग रहा होगा ये अब। क्लियर है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, असर्शन है रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम विल नॉट बी डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल परफेक्ट बात बोल दी है, जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं, ठीक है, अगर उस समय हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कुछ अमाउंट मिला हुआ है तो उसको हम हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 52 में जा चुका होता है और उसको उन सेक्शन 52 वाले स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो असर्शन तो बिल्कुल परफेक्ट बोला गया है। रीजन क्या बोला है, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड व्हाइल राइटिंग ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कैपिटल लॉस और एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात बोली है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम तभी डेबिट करेंगे, जो मिला हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम है, जब उसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर पर्पसेस अंडर सेक्शन 52। आया समझ में? तो उसको हम फोरफीचर के टाइम डेबिट नहीं करेंगे। तो क्लियरली यहाँ पे असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 9, इक्विटी शेयर्स डज नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर द अल्टीमेट रिस्क बेयरर। तो बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है कि इक्विटी शेयर्स जो है उन पे कोई फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं दिया जाता, जो बचा खुचा अमाउंट होता है वो उनको मिलता रहता है। ठीक है, इसलिए उस पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रीजन क्या बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम रेसिड्यू पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है जो बचा खुचा प्रॉफिट का रेसिड्यू पार्ट है उससे। एंड इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और अगर कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उनका जो इन्वेस्टेड मनी है दैट विल बी रिफंडेड एट द लास्ट, और उनको सबसे लास्ट में रिफंड दिया जाएगा अगर कुछ अमाउंट बच पाया तो। ठीक है, सबसे पहले क्रेडिटर्स, डेटर्स सब उनको दिया जाएगा, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सबसे पहले इनको पूरा पैसा चुकाया जाएगा और सबसे लास्ट में बारी आएगी किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर हो गया इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, cumulative preference share capital is the share capital in which unpaid amount of dividend to be paid in the next year along with unpaid amount of dividend of previous year। तो बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, अगर आपने कोई डिविडेंड अनपेड रह गया है उन लोगों को, ठीक है, तो कंपनी वो अरियर ड्यू करती जाती है और उनको फिर इकट्ठा अगले साल पे कर देती है। ठीक है, तो बेसिकली क्यूमुलेट होते जाते हैं अगर कोई भी अनपेड डिविडेंड है तो। ये होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, रीजन क्या बोला है, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एक अलग वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें लोगों, शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन आपस में कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आया समझ में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 11, असर्शन, a company is created through the process of incorporation under the Companies Act 2013 और any other previous Companies Act। तो बिल्कुल कंपनी जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है, अंडर कौन से एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले जो कंपनीज एक्ट हमारा एग्जिस्ट करता था उसके अंडर अगर कंपनी फॉर्म हुई है, कंपनी क्रिएट हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना, कंपनी का जन्म लेना। ठीक है, रीजन क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर्स से। तो दोनों ही स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 12, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट और प्रो राटा अलॉटमेंट इज मेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल सही बात बोली है, जब ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं रसगुल्ला खाने, लेकिन कंपनी के पास कम रसगुल्ले होते हैं, कम शेयर्स होते हैं अलॉट करने के लिए, तब क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको दिया जाता है, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है। ठीक है, रीजन क्या है, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू अलॉट शेयर्स टू एवरी एप्लीकेंट इन द नंबर दैट इज डिजायर्स। तो बिल्कुल ठीक है, अगर 10,000 लोग रसगुल्ले खाने आ गए हैं लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 6,000 रसगुल्ले ही हैं, ठीक है, तो वो सब लोगों को नहीं खिला पाएगी। ठीक है, सबको थोड़ा थोड़ा बांटेगी, थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो
तो यहाँ पर बिल्कुल रीजन बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है, तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन 13, forfeiture of share refers to the cancellation or termination of membership of a shareholder by taking away the shares and rights of membership। तो बिल्कुल सही बोला है। forfeiture क्या होता है, कैंसिल करना शेयर्स को और जो शेयर होल्डर का राइट है मेंबरशिप का उसको खत्म कर देना, ठीक है। और रीजन क्या बोला है, forfeited shares can be reissued at a discount। मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है बट कहीं से कहीं तक कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आया समझ में? चलो क्वेश्चन 14, अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स ईदर एट पार, एट अ प्रीमियम और इवन एट अ डिस्काउंट। ठीक है। Amount in excess of nominal value of share is termed as premium and such amount of premium is credited to security premium account और security premium reserve account। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर बोल रहे हैं कि कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है एट पार, प्रीमियम और इवन एट डिस्काउंट इन सर्टेन केसेस। और रीज़न क्या बोला गया है, यहाँ पर रीज़न भी सही स्टेटमेंट है अपने आप में कि जो भी एट प्रीमियम इशू करती है वो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, बट आपस में कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है असर्शन और रीज़न का। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। Question 15, every company is required to have its own seal। तो हर कंपनी के पास उसका अपना सील होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या दिया है, कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ। ठीक है, बिल्कुल। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर तो होते नहीं है, ठीक है, तो वो अपना खुद का सिग्नेचर नहीं कर सकती, इसीलिए उसको सील बनानी पड़ती है जो एक्ट करता है एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, असर्शन रीजन दोनों बिल्कुल सही है और रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन 16 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। द forfeited shares cannot be reissued at a loss। तो forfeited shares को हम रीइशू नहीं कर सकते हैं एट अ लॉस। रीजन क्या बोला है, द forfeited shares can be reissued at a discount provided the amount of discount allowed does not exceed the credit balance of share forfeiture account relating to shares being reissued। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हम शेयर्स को फोरफीट कर सकते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, जितना अमाउंट हमने कब्जे में लिया है जब फोरफीट किया था, जो हमने कब्जा करके अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट की जेब में डाला था, बस उतना ही मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीज़न बिल्कुल ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसलिए हम री इशू लॉस पर नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं री इशू पर जितना हमारी जेब में वो कब्जा किया हुआ पैसा है। आया समझ में? क्वेश्चन 16 क्लियर हो गया। तो असर्शन एंड रीज़न के बहुत ज़्यादा मेजर वैरायटी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, मेजर फोरफीचर का अमाउंट निकालना और ये सब चीज़ों के आने के ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने असर्शन एंड रीज़न कर लिया, अब हम केस बेस्ड स्टडीज़ पर आगे मूव ऑन करेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? अब असर्शन एंड रीजनिंग के बाद हम कर रहे हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं केस स्टडी का। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझनी है और इस कहानी के अकॉर्डिंगली हमें बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर देना है। चलो ध्यान से पढ़ते हैं कहानी। क्या बोल रही है, राधे लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 with nominal capital of rupees 3 lakh divided into 6,000 equity shares of 50 each। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि नॉमिनल कैपिटल 3 लाख से स्टार्ट किया था, डिवाइड क्या कर रहे हैं 6,000 इक्विटी शेयर्स 50 रुपये ईच के, तो इस तरह से इनका 3 लाख का नॉमिनल कैपिटल फॉर्म हो रहा था। इट परचेज असेट्स वर्थ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मेसर्स जेन लिमिटेड। ठीक है, अब इन्होंने 1 लाख रुपए के असेट्स खरीदे। In consultation with the vendors, it issued 2,000 shares as fully paid up to vendors for purchase consideration। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए के अगेंस्ट पैसा ना देके उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए। ऑल्सो द कंपनी ऑफर 2,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर पेबल, 15 ऑन एप्लीकेशन, 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 15 ऑन फाइनल कॉल। Applications were received for 1950 shares which were duly allotted। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। टिल डेट फाइनल कॉल हैज नॉट येट बीन मेड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट राजू हु डिड नॉट पे हिज फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 shares। Shares of Raju were forfeited। These shares were reissued at 35
share paid up. Based on the above information, you are required to answer the following questions. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, what amount of shares have been issued to the vendors of building for machinery. ठीक है, तो क्लियरली अगर 1 लाख रुपए के असेट्स खरीद रहे हैं हम, ठीक है, वेंडर्स से, तो हम उनको कितने वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की वैल्यू होगी जो इशू करेंगे, कितने लाख के शेयर्स इशू करेंगे, 1 लाख के ही. ठीक है, 1 लाख के असेट के बदले पैसा ना देने की जगह हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं. तो क्लियरली 1 लाख की वैल्यू वाले शेयर्स इशू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बी. बहुत सिंपल था ये. क्वेश्चन 2, ऑन फोर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी. तो फोर फीचर पे कितना अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में डेबिट होगा, ध्यान से. तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में हमेशा क्या होता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू वाला अमाउंट डेबिट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर राजू के कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, राजू के पास 200 शेयर्स थे. ठीक है, और उन 200 शेयर्स पर टोटल कंपनी कितना कॉल्ड अप फेस वैल्यू बुलवा चुकी है, ये हमें देखना है. तो यहाँ पर 15 रुपये एप्लीकेशन पे, 15 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 15 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट. तो 5 रुपये का प्रीमियम है इसमें से, तो सिर्फ 10 रुपये लेंगे अलॉटमेंट पे. तो 15 + 10, 10 ऑन फर्स्ट कॉल प्लस 10 फर्स्ट कॉल एंड 15 ऑन फाइनल कॉल. ठीक है, और अभी तक फाइनल कॉल कंपनी ने बुलवाया नहीं है. तो क्लियरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से एक बार देख लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है. एप्लीकेशन पर कितने बुलवाए कंपनी ने, टोटल 15 रुपये. ठीक है, अलॉटमेंट पर कितना बुलवाया यहाँ पर कंपनी ने, टोटल 15 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो 5 रुपये प्रीमियम ही हो गया, तो हमें तो फेस वैल्यू से मतलब है, तो अलॉटमेंट पे 10 हो गया. और फर्स्ट कॉल पर कितने बुलवाए, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपये बुलवाए. तो टोटल कितना हो गया ये, 35 रुपीज़. तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो गई, 35 रुपीज़. तो क्लियरली यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 35 रुपीज़ इंटू 200 शेयर्स जो फोरफीट किए हैं. ठीक है, तो 200 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 35 दैट इज 7000. तो क्लियरली आंसर कितना हो जाएगा, सी, 7000. आ रहा है समझ में. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, ऑन फोर फीचर प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर्ड टू. तो जब फोर फीचर पे जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं जब री इशू करते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो बड़ा आसान है, कैपिटल रिजर्व में करते हैं. आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 4, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी. अब ये हमें एक चीज़ बतानी है कि हम कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे. चलो तो जल्दी से निकाल लेते हैं कि हम कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे. तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा. थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे. तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में हमारा कितना अमाउंट जाएगा. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि टिल डेट फाइनल कॉल हैज़ नॉट येट बीन मेड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट राजू हु डिड नॉट पे हिज फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स. तो राजू ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है. इसका मतलब राजू ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है. ठीक है, तो एप्लीकेशन का कितना पैसा दे दिया है, 15 रुपये दे दिया है. अलॉटमेंट का भी 15 रुपये दे दिया है, लेकिन उसमें से 5 रुपये तो प्रीमियम हो गया. तो प्रीमियम जो मिल गया उसको तो हाथ भी नहीं लगाना. ठीक है, तो टोटल राजू से 25 रुपये मिल चुका है कितने शेयर्स पर, 200 शेयर्स पर. तो कितना हो गया, 200 इंटू 25, ये आपका हो जाएगा 5000. तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या चला जाएगा आपका, 5000. आया समझ में. अब क्या बोल रहे हैं, दीज शेयर्स वर री इशूड एट 35 पर शेयर पेड अप. तो इसका मतलब कंपनी को टोटल 35 रुपीज़ मिले थे. ठीक है, और हम 35 पेड अप वैल्यू पे वाले शेयर को हम 35 पे ही री इशू कर रहे हैं. इसका मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं. आया समझ में. तो डिस्काउंट ऑन री इशू आपका क्या हो जाएगा, 0. तो क्लियरली जो जेब का पूरा अमाउंट है उसको हम क्या मान लेंगे, गेन ऑन री इशू, और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. तो क्लियरली हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 5000. क्लियर हो गया, क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2, युवराज लिमिटेड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी इज इन नीड ऑफ फाइनेंस टू मीट इट्स इंक्रीज्ड डिमांड. Therefore, it decided to issue 60,000 equity shares of 100 each at 120 per share. इसका मतलब
100 रुपये की वैल्यू वाले शेयर्स को ये 120 में इशू कर रही है, मतलब 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू कर रही है। आया समझ में? चलिए, तो उसको फंड्स की ज़रूरत थी इसलिए वो शेयर्स के थ्रू फंड रेज कर रही है। पेबल एट 50 ऑन एप्लीकेशन, तो 50 रुपये एप्लीकेशन पर इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट। इसका मतलब 20 रुपये अगर प्रीमियम का अमाउंट है तो बचा कितना, 30 रुपये होगा फेस वैल्यू वाला अमाउंट। तो एप्लीकेशन पे टोटल 50 रुपये बुलवा रही है, 30 रुपये फेस वैल्यू का और 20 रुपये प्रीमियम वाला। ठीक है, 40 ऑन अलॉटमेंट, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर बुलवा रही है। एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बैलेंस है वो कॉल अमाउंट पर फाइनल कॉल पर बुलवाएगी। तो बैलेंस कितना बचा फेस वैल्यू का, कितना हो गया 70 रुपीज़, बचा कितना 30। ठीक है, और प्रीमियम आपने एप्लीकेशन पे ही ले लिया। इतना क्लियर हो गया। और कितने शेयर्स इशू किए, 60,000। अब क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशंस फॉर 80,000 शेयर्स हैड बीन रिसीव्ड, आउट ऑफ द कैश रिसीव्ड ₹2 लाख वॉज रिटर्न्ड। ठीक है, अब जो भी पैसा मिला, क्योंकि एप्लीकेशंस पे 80,000 शेयर्स पर आपको पैसा मिला होगा एप्लीकेशन का, उसमें से 2 लाख रुपए वापस कर दिया गया। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया। आया समझ में? उन्होंने इनडायरेक्ट आपको बात बता दी है। एंड ₹8 लाख वॉज अप्लाइड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ऑल शेयर होल्डर्स पेड द कॉल ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ वन शेयर होल्डर ऑफ 15,000 शेयर्स। तो सिर्फ एक शेयर होल्डर था जिसके पास 15,000 शेयर्स थे, उसने कॉल का अमाउंट नहीं दिया। These shares were forfeited and reissued as fully paid at ₹70 पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर फुली पेड मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू को फुली पेड अप वैल्यू मान लिया होगा, और 70 पर शेयर पे इशू किया, मतलब डिस्काउंट ऑन री इशू कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब एक एक क्वेश्चन को आंसर करते हैं बिल्कुल आराम से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सेस एप्लीकेशन ऑन डैश शेयर्स इज एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि कितने एक्सेस शेयर्स आए होंगे जिनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट करने वाले हैं, जिनका अमाउंट हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने वाले हैं। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जितना भी 80,000 शेयर्स का पैसा आया था उसमें से 2 लाख को रिफंड कर दिया गया। तो 2 लाख टोटल अमाउंट रिफंड किया गया, डिवाइडेड बाय पर शेयर एप्लीकेशन पे कितना आया होगा, 50 रुपये टोटल आया होगा। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 50, ये कितना हो जाएगा आपका 4,000। इसका मतलब 4,000 शेयर्स पे जो 50 रुपये आया था, तो 4,000 इंटू 50 रुपीज़ आप वापस कर रहे हो, दैट इज टोटल 2 लाख रुपीज़ वापस कर रहे हो। तो 80,000 में से 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसमें से 4,000 शेयर्स तो आपने वापस कर दिए, बचे कितने 76,000 शेयर्स। तो 76,000 शेयर्स को आप अलॉट कितने करने वाले हो, 60,000 शेयर्स। दैट मीन्स आप कितना एक्सेस एप्लीकेशंस का अमाउंट एडजस्ट करने वाले हो, तो कितना 16,000। ठीक है, 76 माइनस 60 कितना बच रहा है, 16,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं जिनका अमाउंट आप आगे जाके अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए 16,000। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर विल बी। तो कॉल्स इन अरियर क्या होगा भाई, 15,000 शेयर्स पे 30 रुपये नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 15,000 शेयर्स थे एक शेयर होल्डर के पास, उसने फाइनल कॉल का 30 रुपीज़ नहीं दिया। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,50,000। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 4,50,000। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। तो जब हम शेयर फोरफीचर की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, और उसको हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे वो उन्होंने पूछा है। तो 15,000 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो कंपनी अभी तक कितना फेस वैल्यू बुलवा चुकी है, पूरा 100 रुपीज़ बुलवा चुकी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, 15 लाख। तो 15 लाख आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे, तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर्स फोरफीटेड अकाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ 15,000 शेयर्स। तो इन 15,000 शेयर्स को जो फोरफीट कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में कब्जा करने वाले हैं, अपना कब्जा करके जेब में डालने वाले हैं।
तो ध्यान से आपको टोटल 15,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन भी मिल चुका है, ठीक है, और अलॉटमेंट भी मिल चुका है। क्लियर हो गया इतना? तो एप्लीकेशन भी मिला है और अलॉटमेंट भी मिला है। तो एप्लीकेशन का टोटल 50 रुपये मिला है, लेकिन उसमें से तो 20 रुपये प्रीमियम ही हो गया, उसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है, उसको हम कब्जे में नहीं ले सकते, वो सेक्शन 52 में जा चुका है। तो एप्लीकेशन का 30 रुपये और 40 रुपये अलॉटमेंट का, ये टोटल हमें मिला है पर शेयर। तो ऐसा टोटल 15,000 शेयर्स पर हमें मिला है। तो 15,000 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 10,50,000। तो 10,50,000 हम क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे। तो क्लियरली आपका आंसर हो जाएगा सी। ऑन हाउ मेनी शेयर्स द एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड? तो ये हम निकाल चुके हैं, कितने शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड किया था? 4,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिफंड किया था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6, एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट? तो क्या बोल रहे हैं कि जब हम शेयर्स को री इशू कर रहे हैं तो कितना अमाउंट हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में डेबिट होगा? तो वो क्या बोल रहे थे कि 100 रुपये की पेड अप वैल्यू वाले शेयर को 70 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 15,000 शेयर्स पर हम पर शेयर 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 4,50,000। तो हम डिस्काउंट ऑन री इशू हम दे रहे हैं 4,50,000। तो क्लियरली क्या हो जाएगा आपका? 4,50,000 रुपीज़ डेबिट होगा एज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7, डैश विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो उतना ही सिंपल है, 15,000 शेयर्स को हम 70 रुपीज़ पर शेयर पे री इशू कर रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 10,50,000 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व? चलो ध्यान से, तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट ऑन री इशू हो गया। 15,000 शेयर्स पे 30 रुपये पर शेयर हमने 4,50,000 का डिस्काउंट दिया है, और हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में की जेब में कितना पैसा था? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय आपको टोटल कितना? 70 रुपीज़ मिल चुका है, मतलब 10,50,000। तो हमने यहाँ पर जितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने ही री इशू किए हैं, तो आप सीधे नेट ऑफ कर सकते हो। आया समझ में? तो 10,50,000 माइनस 4,50,000 कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपए। तो क्लियरली 6 लाख रुपीज़ आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। आया समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। तो ये केस स्टडी के 8 क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। क्वेश्चन 3 केस स्टडी नंबर 3 देख रहे हैं हम, क्या बोल रहा है? निंदिया लिमिटेड was incorporated on 1st April 2017 with registered office in Mumbai. The capital clause of Memorandum of Association reflected a registered capital of 8 lakh equity shares of rupees 10 each and 1 lakh preference shares of rupees 50 each. तो authorized capital दिया हुआ है. Since some large investments were required for building and machinery, the company, in consultation with vendors, Messrs. VPS Enterprises, issued 1 lakh equity shares and 20,000 preference shares at par टू देम इन फुल कंसिडरेशन ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। तो क्या हो रहा है? असेट्स जो भी एक्वायर किए जा रहे हैं मेसर्स वीपीएस एंटरप्राइजेस से, उनको पैसे ना देके, कैश ना देके 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है एट पार। ठीक है। बिसाइड्स दिस द कंपनी इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर कैश एट पार पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड कॉल। ठीक है। तो कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर्स अलग से पब्लिक को भी इशू कर रही है और उनका इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ है। टिल डेट सेकेंड कॉल हैज़ नॉट येट बीन मेड। तो सेकेंड कॉल अभी तक कंपनी ने नहीं बुलवाया है। एंड ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट मिस्टर अजय हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स ऑन हिज 300 शेयर्स एंड मिस्टर विपुल हु डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन हिज 200 शेयर्स। तो अब यहाँ पर विपुल ने एक बार गड़बड़ की, लेकिन मिस्टर अजय ने 2 बार गड़बड़ की। तो मिस्टर अजय के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया एंड आउट ऑफ देम 100 शेयर्स वर री इशूड एट ₹12 पर शेयर। Based on the above information, you are required to answer the following questions. ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? Shares issued to vendors of building and machinery, Messrs. VPS Enterprises would be classified as। तो जो vendors को shares issue किए जा रहे हैं, that is as consideration other than cash।
तो क्लियरली यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर हो गया क्वेश्चन 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। ठीक है, चलो ये निकाल लेते हैं हम यहाँ पर देख के ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहला, कितने वीपीएस एंटरप्राइजेस को कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं, 1 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख शेयर, सॉरी 1 लाख शेयर्स हमने वेंडर को दिए हैं असेट्स अक्वायर करने के अगेंस्ट, सिर्फ इक्विटी शेयर्स का पूछा गया है। ठीक है, प्लस 2 लाख शेयर्स हमने पब्लिक को दिया है। ठीक है, इसमें से फिर मिस्टर अजय के कितने शेयर्स को हमने फोरफीट किया है, कैंसिल कर दिया है, -300, और उसके बाद री इशू कितने शेयर्स को कर दिया है, 100 शेयर्स को री इशू कर दिया है दोबारा, तो वापस एग्जिस्टेंस में आ गए। तो नेट निकाल लो कितना हो गया, ये हो गया टोटल 3 लाख शेयर्स थे। 3 लाख शेयर्स में मिस्टर अजय के 300 शेयर्स को कैंसिल किया प्लस 100 शेयर्स को री इशू किया, तो टोटल 2,99,800 शेयर्स अभी भी सब्सक्राइब्ड हैं। तो हमारा क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2,99,800। आया समझ में कैसे आया ये आंसर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर हो गया। चलिए, What is the amount of securities premium reflected in the balance sheet at the end of the year? तो जो हमने शेयर्स इशू किए थे वो तो एट पार थे, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कहाँ पर आ रही है, ध्यान से देखो आप। मिस्टर अजय के जो 100 शेयर्स को री इशू किया था, ठीक है, उनको री इशू कितने शेयर पे किया है, 12 पर शेयर, बट पेड अप वैल्यू कितनी हम मान के चलेंगे, जो फेस वैल्यू थी एट पार 10 रुपये, तो 10 रुपये के शेयर को हमने 12 रुपये में री इशू किया है। इसका मतलब 2 रुपये पर शेयर का प्रीमियम हमने री इशू के समय लिया है। ठीक है, और कितने शेयर्स री इशू किए, 100 शेयर्स री इशू किए, तो 2 रुपीज़ पर शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 200 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखेगा बैलेंस शीट में। तो क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट। तो कितने अमाउंट का शेयर फॉरफीचर अमाउंट आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, तो ध्यान से 300 शेयर्स हमने फॉरफीट किए थे, कैंसिल किए थे। ठीक है, उसमें से हम 100 शेयर्स को दोबारा री इशू कर चुके हैं, तो अब बचे कितने, 200 शेयर्स अभी भी ऑलरेडी फॉरफीटेड हैं। तो 200 शेयर्स पर आपका कितना अमाउंट फॉरफीटेड है वो आपको निकालना पड़ेगा। आया समझ में। तो अभी भी 200 शेयर्स जो कैंसिल पड़े हुए हैं उनका अमाउंट जो जेब में पड़ा हुआ है वो हमारा शेयर कैपिटल में हम ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो 200 शेयर्स जो बचे हुए हैं उस पर आपको कितना अमाउंट मिल चुका होगा। यहाँ पर मिस्टर अजय ने अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो क्लियरली मिस्टर अजय ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो 3 रुपये एप्लीकेशन पे दिया है बस, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 3 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 200 शेयर जो अभी भी फॉरफीटेड पड़े हुए हैं, तो 600 रुपीज़ आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जेब में अभी भी यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ठीक है, और इनको अभी दोबारा रीशू नहीं किया गया है, तो इस अमाउंट को हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, हम अपने शेयर कैपिटल वाले नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड करके क्लियरली यहाँ पर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर ये अमाउंट आपका दिखेगा। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये केस स्टडी आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। On 1st April 2017, Vishwas Limited was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. ठीक है, तो authorized capital दे दिया गया है। The company issued prospectus inviting applications for 90,000 equity shares. तो कंपनी ने 90,000 equity shares invite किए, ठीक है, इशू किए। The company received applications for 85,000 equity shares, लेकिन सिर्फ 85,000 equity shares के लिए ही applications आई, तो बेसिकली अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वॉज कॉल्ड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कितना बुलवा लिया है, 8 रुपीज़ बुलवा लिया है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसमें से कंपनी ने 8 रुपये बुलवा लिया है, कॉल्ड है। राम होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड श्याम होल्डिंग 2000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 8 रुपये जो कंपनी ने बुलवाया है उसमें से 2 रुपये कॉल वाला अमाउंट जो था, फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट, वो इन लोगों ने नहीं दिया है, राम और श्याम ने। ठीक है,
लेकिन श्याम के शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया, तो श्याम शेयर वर फोरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल and later on 1500 of the forfeited shares were reissued at rupees 6 per share, 8 called up. Based on the above information you are required to answer the following questions. ठीक है, find out the amount of share forfeiture account that will appear in the balance sheet. तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आपका फोरफीचर के अकाउंट में दिखेगा. ठीक है, तो ध्यान से, श्याम के 2000 शेयर्स को फोरफीट किया गया, जिसमें से 1500 शेयर्स को तो हमने दोबारा री इशू कर दिया, तो बचे कितने, बचे 500 शेयर्स. तो 500 शेयर्स आर स्टिल स्टैंडिंग फोरफीटेड. ठीक है, कैंसिल्ड खड़े हुए हैं. तो इन पे जो अमाउंट मिला है वो हम शेयर फोरफीटेड अकाउंट को ऐड करते हैं जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल वगैरह निकालते हैं. आया समझ में, तो शेयर कैपिटल में इस अमाउंट को इंक्लूड करते हैं. तो 500 शेयर्स का जो फोरफीटेड अमाउंट है वो कितना होगा. अब 8 रुपये में से 2 रुपये, 8 रुपये कंपनी बुलवा चुकी है, उसमें से 2 रुपये नहीं मिला, तो इसका मतलब कितना मिल गया, 6 रुपये मिल गया. तो 500 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 3000. तो 3000 रुपीज़ आप कहाँ दिखाओगे, आपके बैलेंस शीट में शेयर फोरफीटेड अकाउंट वाला शेयर कैपिटल में आपका पार्ट बन जाएगा. आया समझ में, तो यहाँ पे क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 3000. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स वर. तो टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने थे, तो ध्यान से ये निकाल लेते हैं. यहाँ पर टोटल कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई, 85,000 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से कंपनी ने श्याम के 2000 शेयर्स को क्या किया, कैंसिल कर दिया, फोरफीट कर लिया, और लेटर 1500 शेयर्स को वापस इशू कर दिया. तो अब कंपनी के पास कितने एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, 85,000 माइनस 2000 प्लस 1500, ये आपका हो जाएगा 84,500. तो 84,500 शेयर्स अभी भी एग्जिस्टिंग हैं, सब्सक्राइब्ड हैं. ठीक है, तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. When number of shares applied by the public is more than the number of shares for which application is invited by the company, the issue is said to be oversubscribed. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जब पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है, और कंपनी ने थोड़े कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया और पब्लिक के एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया. क्वेश्चन 4, टोटल अमाउंट दैट विल बी शोन अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल इज. तो शेयर कैपिटल में आप टोटल कितना अमाउंट दिखाओगे. देखो बहुत इजी है, अभी हमने पूरा कैलकुलेशन किया था कि कितने शेयर सब्सक्राइब्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 84,500. ठीक है, कैसे निकाला था हमने, 85,000 शेयर्स थे. ठीक है, जिसमें से 3000 शेयर्स को, कितने शेयर्स को फोरफीट किया था हमने, एक बार देख लेते हैं फिर से. हाँ, 85,000 शेयर्स थे, जिसमें से श्याम के 2000 शेयर्स को फोरफीट किया था और दोबारा 1500 शेयर्स को हमने री इशू कर लिया था. तो हमारे पास कितना बचा था, 84,500. आया समझ में. तो 84,500 शेयर्स आफ्टर कंसिडरिंग द फोरफीचर एंड री इशू हमारे पास अब एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और उन सब पे 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है. ठीक है, तो 84,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, कितना हो गया, 6,76,000. ठीक है, तो आपने श्याम के शेयर्स का इफेक्ट दे दिया. ठीक है, और 84,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 जो एग्जिस्ट कर रहे हैं शेयर्स हमारे पास सब्सक्राइब्ड, उन पे जितना अमाउंट कॉल्ड अप है वो हमने पूरा लिख लिया. आया समझ में. इसमें से अभी भी कॉल्स इन अरियर्स कितने आउटस्टैंडिंग हैं, जो अभी फोरफीट नहीं किए हैं कंपनी ने, वो थे किसके शेयर्स, राम के शेयर्स, 1000 शेयर्स. तो 1000 शेयर्स पर उसने 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं दिया था. दैट मीन्स 2000 रुपीज़ आपका अभी भी कॉल्स इन अरियर्स में पड़ा है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा. प्लस एक चीज़ और भूलना नहीं है, फोरफीटेड शेयर्स का अमाउंट, हमारी फोरफीटेड शेयर्स की जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो शेयर्स री इशू नहीं किए हैं उनसे रिलेटेड. तो 2000 शेयर्स फोरफीट किए थे, उसमें से 1500 री इशू कर दिए, मतलब 500 शेयर्स हमने री इशू नहीं किए, और 500 शेयर्स पे 6 रुपये हमें मिल चुका था, ये हमने निकाला था. तो 3000 हम दोबारा क्या करेंगे, ऐड बैक. तो क्लियरली अब क्या होगा, 6,76,000 माइनस 2000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, ये 6,77,000. तो 6,77,000 आपकी बैलेंस शीट में एज शेयर कैपिटल दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी 6,77,000.
क्लियर हो गया? चलिए अगले केस पे हम बढ़ रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा केस नंबर 5, ठीक है। एक्स लिमिटेड invited applications for issuing 2 lakh equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे ₹2.5, अलॉटमेंट पे ₹5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹2.5. एप्लीकेशंस फॉर 3,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. अब कंपनी के पास सिर्फ 2 लाख शेयर्स थे अलॉट करने के लिए, लेकिन 3,50,000 की एप्लीकेशंस आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में शेयर्स अप्लाइड कितने थे? 50,000, शेयर्स अलॉटेड 40,000. कैटेगरी 2 में 1 लाख शेयर्स को 60,000 शेयर्स अलॉट किए गए और कैटेगरी 3 में 2 लाख शेयर्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए. All the shares were allotted on pro rata basis and excess application money was adjusted towards sum due on allotment. ठीक है, तो सारे शेयर्स अलॉट किए गए प्रो राटा बेसिस पर, जो भी एक्सेस मनी था वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया. मधु who belonged to category 1 and to whom 800 shares were allotted failed to pay the allotment money. Her shares were forfeited immediately after allotment. ठीक है. पूजा who belonged to category 3 and who had applied for 400 shares, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, अप्लाई किया कि अलॉट हुआ है, ठीक है. failed to pay the final call and her shares were forfeited after the final call. Out of the forfeited shares, 80% shares were reissued as fully paid up at the rate ₹9 per share. The reissued shares included all the forfeited shares of Pooja. ठीक है. Based on the above information, you are required to answer the following questions. ठीक है, चलो अब एक एक करके आराम से पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. What is the amount that will be transferred from share application account to share allotment account? तो ये तो बहुत ईजी है निकालना. बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, 3,50,000 शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन का अमाउंट 2.5 मिल रहा है, मतलब 3,50,000 इंटू 2.5 करो, कितना हो गया? 8,75,000 मिल रहा है. लेकिन ठीक है, आपके पास अलॉट करने के लिए कितने शेयर्स हैं? सिर्फ 2 लाख. तो आपको 2 लाख शेयर्स पे 2.5 मिलना चाहिए था, ठीक है. तो 2 लाख इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 5 लाख. इसका मतलब 3,75,000 हमें एप्लीकेशंस पे एक्सेस मिल गया है, जो हम अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. तो यहाँ पर क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3,75,000. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू पूजा इज. तो पूजा ने कितने शेयर्स के लिए, यहाँ पर पूजा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है? कैटेगरी 3. उसने अप्लाई किया है कितना? 400 शेयर्स के लिए. अब कैटेगरी 3 का रेशियो क्या है? हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे हैं. तो हर 400 शेयर्स के बदले जो उसने अप्लाई किया इसको कितना मिलेगा? 2:1 रेशियो है. दैट मीन्स 400 शेयर्स के बदले उसको 200 शेयर्स अलॉट किए गए होंगे. तो क्लियरली बहुत ईजी है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, 200 शेयर्स. 2:1 रेशियो चल रहा है कैटेगरी 3 में. गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू. तो ये हम सबको पता है, जो भी री इशू ऑफ शेयर्स पे गेन होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में. तो आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 4. टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स बाय द एंड वर. ठीक है, तो ध्यान से आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे. तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे जो हमने अलॉट कर दिए थे. अब 2 लाख शेयर्स में से, ध्यान से, ठीक है, 2 लाख शेयर्स में से हमने क्या किया है? हमने फोरफीट किया है. मधु के 800 शेयर्स फोरफीट किए हैं जो उसको अलॉट किए गए थे, और पूजा ने अप्लाई किया था 400 शेयर्स, लेकिन उसको अलॉट कितने किए गए थे? 200 शेयर्स, वो भी फोरफीट कर लिए. ठीक है, और फिर मतलब टोटल हमने कितने शेयर्स फोरफीट कर लिए? 1000 शेयर्स. फिर वो बोल रहे हैं री इशू किए गए 80% शेयर्स. तो मतलब 1000 का 80% कितना होता है? 800. आया समझ में? तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,99,800. आया समझ में? तो 1,99,800 आपके शेयर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब्ड हैं. तो क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1,99,800. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज. तो ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू करते हैं ये सब शेयर होल्डर्स से रिसीव करनी होती है. तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या कॉल का अमाउंट हो, वो सब कुछ एक पर्सन दैट इज शेयर होल्डर से रिलेटेड होता है. इसलिए इसको हम कहाँ पे क्लासीफाई करते हैं? एज पर्सनल अकाउंट. क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोगों ने आज असर्शन बेस्ड
रीज़न बेस्ड क्वेश्चंस देख लिए और 4-5 केस स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको अच्छे से MCQ जो हमारे चैप्टर नंबर 9 के थे वो सारे अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है, और इस चैप्टर में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। चलिए, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।